हाँ जी, नमस्कार साथियों। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर लगातार जारी यानी पढ़ाई से लगातार जुड़े होंगे। ठीक है, तो अपनी बात करते हैं। तो इसी कड़ी में बात करें तो अपन लोगों ने कल अनुच्छेद 44 तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक सिविल संहिता पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज अपन लोग बात करेंगे अनुच्छेद 45। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 45 की बात करेंगे। और 45 में क्या बताया गया? देखो, अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। 45 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 45 में बताया गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है। क्या बनता है? राज्य का कर्तव्य बनता है कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक है। 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा क्या कराएगा? प्रारंभिक शिक्षा व उनकी बाल्य अवस्था का ध्यान रखेगा। प्रारंभिक शिक्षा व उनकी बाल्य अवस्था का ध्यान रखेगा। प्रारंभिक शिक्षा व उनकी बाल्य अवस्था का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 45 की बात करें तो 45 में क्या बताया गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि वह क्या करेगा? 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे है ना, उन बच्चों को क्या करेगा? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और उनके बाल्य अवस्था का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। बाल्य अवस्था क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। याद रखना, बाल्य अवस्था क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। तो ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है? अनुच्छेद 45 में बताई गई है कि राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह क्या करेगा? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या कराएगा? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, यानी उनके बाल्य अवस्था का भी क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। और एक बात और याद रखना, इसमें एक संशोधन हुआ है। कौन सा? इस अनुच्छेद में संशोधन हुआ है 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा हुआ था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या कहा गया कि प्रारंभिक शिक्षा की जगह, किन की जगह? प्रारंभिक शिक्षा की जगह पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा की जगह पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। तो याद रखना कि प्रारंभिक शिक्षा की जगह कौन सा शब्द जोड़े जाने की बात, यानी कहां से लेकर पढ़ाई को, मतलब बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई, तो प्रारंभिक की जगह पूर्व प्राथमिक शिक्षा। कहां से लेकर? पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या किया जाएगा? महत्व दिया जाएगा। यानी पहले क्या था? पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रावधान था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी? पढ़ाई करवाई जाएगी, यानी निःशुल्क शिक्षा दिलवाई जाएगी। लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 और इसमें क्या कहा गया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जोड़ा गया, यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। तो उसके बारे में कौन सा आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल 45 आता है कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और उनके बाल्य अवस्था का क्या रखेगा? ध्यान रखेगा। बात आ गई दोस्तों समझ में। अब चलते हैं अपने आगे और अनुच्छेद बात करते हैं 46 की। किसकी बात करते हैं? 46 की। देखो 46 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 46 में बताया गया कि अनुसूचित जाति एससी और एसटी व दुर्बल वर्ग यानी कमजोर वर्ग व दुर्बल वर्गों के हितों का राज्य का कर्तव्य बनता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा। दुर्बल वर्गों के हितों का क्या करेगा? संरक्षण करेगा और उन्हें शिक्षा भी उपलब्ध करवाएगा। क्या करवाएगा? और उन्हें शिक्षा भी उपलब्ध करवाएगा। तो दोस्तों बात आ गई समझ में कि अनुच्छेद 46 में क्या बताया गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा और उन्हें शिक्षा भी उपलब्ध करवाएगा और उन्हें शोषण से भी बचाएगा। क्या करेगा? उनकी शोषण से भी क्या करेगा? रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो ये बात कौन सी आर्टिकल में बताएगी? अनुच्छेद 46 में बताएगी। याद रखना कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा और उन्हें शिक्षा भी उपलब्ध करवाएगा और उन्हें क्या करेगा? शोषण से भी क्या करवाएगा? सुरक्षा प्रदान करवाएगा। शोषण कौन सा? सामाजिक शोषण। जो समाज में रहकर उनके साथ शोषण होता है तो सामाजिक शोषण से उनकी क्या करेगा? रक्षा करवाएगा। तो ये बात कौन सी आर्टिकल में? अनुच्छेद 46 में। और एक बात और याद रखना कि मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है शिक्षा। कौन सा शब्द लिखा है? शिक्षा शब्द लिखा है। तो याद रखना इस शिक्षा शब्द का जो
प्रयोग है, यानी शिक्षा शब्द का यूज अनुच्छेद बात करें 3 जगह, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 3 जगह हुआ है। कौन कौन से? अनुच्छेद 41 में क्या पढ़ा कि राज्य काम, शिक्षा व लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 45 में क्या पढ़ा? 45 में पढ़ा आप लोगों ने 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। और 46 में क्या पढ़ा? 46 में पढ़ा आप लोगों ने कि राज्य दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा, उनको शोषण से बचाएगा, उन्हें शिक्षा प्रदान करवाएगा। तो याद रखना, शिक्षा शब्द का यूज नीति निर्देशक तत्वों में 3 जगह हुआ है। याद रखना कि शिक्षा शब्दों का प्रयोग किसकी बात करें? शिक्षा शब्दों के प्रयोग की बात करें तो शिक्षा शब्दों का प्रयोग नीति निर्देशक तत्वों में 3 जगह हुआ है। कौन कौन सी जगह? अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 46 है। अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 45 है और अनुच्छेद 46 में शिक्षा शब्द का क्या हुआ है? यूज हुआ है। समझ में आ गई बात क्या? अरे समझ में आ रही है क्या कि मैं क्या बता रहा हूं? अनुच्छेद 46 की बात बता रहा हूं, ठीक है। याद रखना। और देखो, और अपने बात करते हैं, इसके बाद में आता है अनुच्छेद 47, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 47 है। अनुच्छेद 47 देखो, अनुच्छेद 47 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 47 में बताया गया कि राज्य क्या करेगा? राज्य पोषाहार सत्र को सुधारेगा। राज्य क्या करेगा? राज्य पोषाहार सत्र को सुधारेगा। राज्य नागरिकों के जो पोषाहार सत्र है, उन पोषाहार सत्र को क्या करेगा? सुधारेगा। याद रखना, राज्य नागरिकों के पोषाहार सत्र को क्या करेगा? सुधारेगा। और देखो, और अपने बात करें, तथा मादक पदार्थों पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। तथा मादक पदार्थों पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। मादक पदार्थों पर क्या लगाएगा? मादक पदार्थों के प्रयोग पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। ये बात कौन सी आर्टिकल में बताई गई है? अनुच्छेद 47 में बताई गई है कि राज्य क्या करेगा? राज्य पोषाहार सत्र को सुधारेगा, यानी जो खान पान की चीजें है ना, उनमें क्या करेगा? सुधार करेगा। यानी ऐसी कोई मिलावटी चीज जो मिलती हो, ठीक है, याद रखना, उनमें क्या करेगा? सुधार करेगा। मादक पदार्थों पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। क्या करेगा? रोक लगाएगा। ऐसे मादक पदार्थ जो जीवन के लिए क्या हो? खतरनाक हो, ऐसे मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा जो क्या हो? व्यक्ति के जीवन के लिए क्या हो? खतरनाक हो। क्या हो? खतरनाक हो। समझ में आ गई बात क्या? तो अनुच्छेद 47 में क्या कहता है कि राज्य पोषाहार सत्र को सुधारेगा, प्लस में मादक पदार्थों पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा। प्लस में लोक सहायता में क्या करेगा? यानी लोक सहायता के लिए जो पोषाहार सत्र है, उस लोक सहायता हेतु क्या करेगा? पोषाहार सत्र में भी सुधार करेगा, यानी लोगों को सहायता भी उपलब्ध करवाएगा, प्लस में पोषाहार सत्र को भी सुधारेगा, प्लस में मादक पदार्थों पर भी क्या लगेगा? रोक लगेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 47 में। याद रखना, मैंने यहाँ पर लिखा है पोषाहार सत्र। तो पोषाहार सत्र सुधारने की बात करें तो इससे सरकार, राज्य सरकार क्या चलाती है? मिड डे मील योजना चलाती है, नहीं चलाती? मिड डे मील योजना चलाती है, मिड डे मील योजना चलाती है। और अपनी बात करें, इंदिरा रसोई योजना चलाती है, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना चलाती है, ठीक है, याद रखना। यानी कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी के नाम पर चलाई गई थी, तो उसका क्या नाम था? इंदिरा रसोई योजना, जिसमें 8 रुपए में भरपेट क्या मिलता है? भोजन मिलता है। तो इस प्रकार की जो योजना चलाती है, जिसके तहत क्या होता हो? पोषाहार सत्र में क्या हो? सुधार मिल सके, लोगों को एक अच्छा खान पान मिल सके, ठीक है, याद रखना। और मैंने यहाँ पर लिखा कि राज्य मादक पदार्थों पर क्या लगाएगा? रोक लगाएगा, जो व्यक्ति के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या हो? खतरनाक हो। और एक व्यक्ति, याद रखना, मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ, एक व्यक्ति है सिब्बन लाल सक्सेना। क्या नाम है? सिब्बन लाल सक्सेना। सिब्बन लाल सक्सेना। सिब्बन लाल सक्सेना ने संविधान सभा की जो बैठकें चल रही थी, उस बैठकों में कहा गया था कि मेडिकल विभाग को छोड़कर बाकी जो मादक पदार्थ होते हैं उन पर क्या लगाया जाएगी? रोक लगाई जाएगी। यानी ऐसे मादक पदार्थ जिनका यूज कहां होता हो? जहां जिनका यूज दवाइयों में होता हो, तो उनको छोड़कर बाकी सभी मादक पदार्थों पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। यानी मेडिकल पर्पज के तहत जिन मादक पदार्थों का यूज होता है ना, जैसे अपने बात करें अफीम हो गया, तो अफीम का यूज मेडिकल विभाग में होता है। तो सिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अफीम का ज्यादा सेवन करता है ना, तो वह खतरनाक है। अगर उस अफीम का मेडिकल दवाइयों में यूज होता है तो उसको सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो ये बात किसने कही थी? ये बात सिब्बन लाल सक्सेना ने कही थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रयोजन को छोड़कर मादक पदार्थों के सेवन पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। चिकित्सा प्रयोजन को छोड़कर मादक पदार्थों पर क्या लगाई जाएगी? रोक लगाई जाएगी। यानी ऐसे मादक पदार्थ
जिनका यूज चिकित्सा प्रयोजन के तहत किया जा रहा है ना, तो उनको छोड़कर अन्य सभी मादक पदार्थों पर क्या लगाई जाएगी, रोक लगाई जाएगी। तो ये बात समझ में आई कि अनुच्छेद 45 में क्या है, बच्चों से पढ़ने से संबंधित। 46 में क्या है, जो कमजोर वर्ग है उनके बारे में। 47 में क्या है कि व्यक्ति के पोषण तंत्र को सुधारना और मादक पदार्थों पर क्या लगाना, रोक लगाना। तो ये बात समझ में आ गई। तो 3 आर्टिकल अगर आप लोगों को समझ में आगे हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और अपने बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। और 48 में देखो क्या बताया गया है, ठीक है, देखना अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं अपने आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। और अनुच्छेद 48 बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है दोस्तों। अनुच्छेद 48 है ना, अनुच्छेद 48 बहुत ही बढ़िया अनुच्छेद है। अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया, देखो अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है, बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। किसकी बात करें, अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। देखो अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि राज्य कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा। राज्य क्या करेगा, कृषि व पशुपालन को क्या देगा, बढ़ावा देगा। राज्य क्या करेगा, कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगा। देखो बात करते हैं अपने अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 48 में कहा गया कि राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार कृषि में सुधार हेतु, राज्य सरकार कृषि में सुधार हेतु नई नई तकनीकों का प्रयोग करेगी। कृषि में सुधार हेतु नई नई तकनीकों को क्या करेगी, प्रयोग करेगी। नई नई तकनीकों को क्या करेगी, प्रयोग करेगी, जिसके चलते कम जगह पर ज्यादा उत्पादन हो सके, कम जगह पर क्या हो सके, ज्यादा उत्पादन हो सके, ठीक है। यानी राज्य क्या करेगा, राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह कृषि पद्धतियों में क्या करेगा, सुधार करेगा। कृषि पद्धतियों में क्या करेगा, सुधार करेगा। अर्थात अपने बात करें कृषि पद्धतियों का सुधार करेगा, जिसके तहत नई नई तकनीकों का प्रयोग हो सके, अर्थात वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेगा। देखो और क्या करेगा, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेगा। मैंने यहाँ पर लिखा कि राज्य सरकार क्या करेगा, वैज्ञानिक पद्धतियों का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। वैज्ञानिक पद्धतियों क्या करेगा, अपने देखते हैं कि कृषि में, खेती में नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं भी। आज इस गेहूं की फसल के लिए ये बीज अच्छा है, सरसों के फसल के लिए ये बीज अच्छा है, चने के फसल के लिए ये बीज अच्छा है। तो ये जो बीजों वाली प्रक्रिया है ना, तो इनमें वैज्ञानिक पद्धति तो यूज होती है कि बीज को उपचारित किया जाता है। उपचारित करने के बाद किसानों को समझाया जाता है कि किस प्रकार से इनकी बिजाई करनी है, किस प्रकार से पौधा जब बड़ा होता है उसमें इस प्रकार सिंचाई देना है, इस प्रकार की खाद स्प्रे वगैरह करनी है। तो ये सारे की सिस्टम, ये सारा का सारा कर्तव्य किसका बनता है, राज्य सरकार का बनता है। अनुच्छेद 48 में कहता है कि राज्य क्या करेगा, कृषि व पशुपालन में बढ़ावा देगा। अर्थात राज्य कृषि में सुधार करेगा, नई नई तकनीकों का यूज करेगा, वैज्ञानिक पद्धतियों क्या करेगा, प्रयोग करेगा, जिससे कम जगह पर ज्यादा पैदावार प्राप्त की जा सके। क्या की जा सके, कम जगह पर ज्यादा पैदावार प्राप्त की जा सके। और देखो और अपनी बात करते हैं अनुच्छेद 48 में और क्या कहता है। अनुच्छेद 48 में कहता है कि राज्य पशुपालन को बढ़ावा देगा, यानी राज्य करेगा, राज्य क्या काम करेगा, राज्य दुधारू पशुओं पर, किनकी बात करें, राज्य दुधारू मतलब जो दूध देने वाले हैं, राज्य दुधारू पशुओं, अर्थात अपने बात करें राज्य दुधारू पशुओं, अर्थात बात करें गाय व बछड़ों, किनकी बात करें, गाय व बछड़ों के वध पर रोक लगाएगा। गाय व बछड़ों के वध पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। यानी गायों का और गाय गोज को बेटो इनके का टोकड़ियों, बागड़ी के का टोकड़ियों के वहां बिया के का बछड़ियों, बिया के का बछड़ियों। तो गाय व बछड़ों के वध पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। बात आ गई समझ में क्या, यानी गो हत्या पर क्या लगाएगा, गो वध पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। याद रखना ये बात, समझ में आ गई बात क्या, कि राज्य क्या करेगा, गो हत्या पर भी रोक लगाएगा। और एक बात और याद रखना, इस अनुच्छेद में बताया गया कि राज्य ऊंट की बलि पर, ऊंट की बलि दी जाती है ना, ऊंट की बलि पर भी क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ऊंट को क्या दिया गया, राज्य पशु का दर्जा। यानी ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट के जो गले में आभूषण होता है गौरबंद, ऊंट के नाक में होता है गिरबान, ऊंट के कमर पर होता है पिलान, ऊंट के पूंछ पर होती है पुरचनी, ऊंट के पूंछ पर क्या होती है, पुरचनी। ऊंट के मुंह में जो डाला जाता है उसको बोलते हैं मोरखा। क्या डाला जाता है, मोरखा, मोरखा लगाया जाता है, ठीक है, याद रखना।
बहुत सारे अपने बात करें ऊंट के बारे में बातें हैं, ठीक है, याद रखना। ऊंट को क्या कहते हैं, ड्रेमेलियस कैमल ड्रेमेलियस कहते हैं, ठीक है, याद रखना। 2014 की बात करें तो ऊंट को क्या दिया गया था, राज्य पशु का दर्जा दिया गया था। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अपने बात करें गोमट, जो ऊंट है गोमट फरोदी का बोझा ढोने के लिए सबसे सुंदर ऊंट किसका है, नाचना का। सबसे सुंदर ऊंट किसका है, नाचना का। तो बीएसएफ के जवान है ना, बीएसएफ के जवान है, तो वो बोझा ढोने के लिए, यानी जो अपने बात करते हैं पेट्रोलिंग करते हैं, तो उनके लिए गोमट फरोदी के जो ऊंट है वो बोझा ढोने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। तो उनके बारे में है। तो याद रखना ये बात अनुच्छेद 48 में बताएगी कि राज्य क्या करेगा, ऊंट की बलि पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। ये सारी की सारी बातें कौन से आर्टिकल में दोस्तों, अनुच्छेद 48 में बताया गया है। कौन से में, अनुच्छेद 48 में बताया गया, ठीक है, समझ में आ रही है क्या। बी अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया कि राज्य कृषि व पशुपालन पर क्या करेगा, रोक लगाएगा। क्या करेगा, रोक लगाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपनी इसी अनुच्छेद 48 का एक भाग और है 48A। इसकी बात करें अनुच्छेद 48 और 48A। अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48A में क्या बताया गया, देखो अनुच्छेद 48 में बताया गया, 48A में बताया गया कि राज्य सरकार क्या करेगा, राज्य सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगा। राज्य सरकार क्या करेगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा, उनका संवर्धन करेगा। पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करेगा, मतलब उनको बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना, यानी वनों की क्या करना, रक्षा करना। पर्यावरण का संरक्षण करेगा, उनका संवर्धन करेगा। और अपने बात करें कटाई पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। कटाई पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। यानी जो पेड़ों को काटा जाता है ना, तो उनकी कटाई पर रोक लगाने की बात कहेगी 48A में कहा गया। और इसे कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इसे कब जोड़ा गया था, तो इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य सरकार पर्यावरण का संरक्षण करेगी, उनका संवर्धन करेगी और वनों की कटाई पर क्या लगाएगी, रोक लगाएगी। ये बात कौन से आर्टिकल में बताई है दोस्तों, अनुच्छेद 48A में बताई गई है। और इस अनुच्छेद को कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और याद रखना एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया है। कौन सा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। याद रखना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या बनाया गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। कब बनाया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया 1986। एक वन नीति लाई गई है, कब लाई गई थी, 1988। वन नीति भी लाई गई है। और वन नीति कब लाई गई थी, 1988 में क्या लाई गई थी, वन नीति लाई गई थी। दोस्तों याद रखना कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा, राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, उनकी कटाई पर रोक लगाएगा। और एक बात और इसमें बताएगी कि राज्य वन्य जीवों की भी क्या करेगा, रक्षा करेगा। क्योंकि वनों में कौन रहते हैं, वनों में वन्य जीव रहते हैं, तो वन्य जीवों को भी क्या करेगा, बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा, ताकि वह पर्यावरण के लिए क्या रख सके, एक संतुलन वातावरण अर्थात एक संतुलन पैदा कर सके पर्यावरण के लिए और इस प्रकृति के लिए। अर्थात अनुच्छेद 48A में वन तथा वन्य जीवों को बचाने की बात कही गई है। इसे कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और याद रखना इसमें पर्यावरण को बचाने की बात कही गई है, तो ये बात याद रखना। और एक याद रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी आता है, मैंने बताया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन नीति और एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। और वह कब लागू किया, 1972। याद रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। और कब बनाया गया, तो 1972 को। ये जो तीनों एक्ट है ना, ये एक्ट याद रखना दोस्तों कि कौन कौन सा कब लाया गया, ये पेपर में पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन नीति 1988, बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अनुच्छेद 48 और 48A की बात समझ में आई होगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर चलते हैं अपने आगे और आगे बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 49 की बात करते हैं। और 49 में क्या बताया गया, देखो बात करते हैं अपने अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49 की, 49 में क्या बात बताइए, 49 में भी बहुत बढ़िया बात बताई गई है। क्या क्या बात बताई गई, देखो 49 में कहा गया कि राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों क्या करेगा, संग्रहण करेगा। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं, देखो 49 में क्या बताया गया, 49 में बताया गया कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के, राज्य राष्ट्रीय महत्व के, राज्य राष्ट्रीय महत्व के,
राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालयों, राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालयों, संग्रहालयों राष्ट्रीय सॉरी राज्य क्या करेगा, राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालयों व स्मारकों का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। स्मारकों का क्या करेगा, संरक्षण करेगा। यानी जो पुराने क्या है राष्ट्रीय महत्व के म्यूजियम है ना, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के क्या है जो जगह है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, उन स्मारकों क्या करेगा, रक्षा करेगा, उनको नुकसान होने से बचाएगा। अर्थात जो सरकार अपनी बात करें जो ऐतिहासिक धरोहर है ना, राज्य सरकार की उन ऐतिहासिक धरोहरों को संजो कर रखेगा, उनका क्या करेगा, उनका समन्वय करेगा, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तो उनको ऐसे बचाएगा। उसके बारे में बात कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 49 में बताएगी। क्या बताएगी, अनुच्छेद 49 में बताएगी। तो क्या कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को क्या करेगा, संरक्षण करेगा। क्या करेगा, संरक्षण करेगा। समझ में आ गई बात। क्या अब अपनी बात करते हैं अनुच्छेद 50 है, और 50 में क्या बताया गया, अनुच्छेद 50 में बताया गया कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा। अनुच्छेद 50 में क्या बताया गया, 50 में बताया गया कि राज्य लोक सेवाओं में किनकी बात है, राज्य लोक सेवाओं में क्या करेगा, राज्य लोक सेवाओं में, राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को, किसकी, कौन को, कार्यपालिका को, राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से, किसकी बात है, राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करेगा। न्यायपालिका से क्या करेगा, पृथक करेगा। यानी कार्यपालिका का अलग काम होगा और न्यायपालिका का अलग काम हो। न्यायपालिका न्याय करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और व्यवस्थापिका में कानून बनते हैं। याद रखना, ये तीनों बात याद रखना। अब चलते हैं अपने अनुच्छेद 51, लास्ट अनुच्छेद 51 है, और 51 में क्या बताया गया, अंतरराष्ट्रीय शांति संधि समझौतों के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, शांति के बाद में संधि, अंतरराष्ट्रीय शांति संधि और समझौतों के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या करेगा। अर्थात यहाँ पर बात करें कि इसमें कहा गया कि राज्य का, यहाँ पर एक राज्य शब्द की बात करें तो राज्य का मतलब है यहाँ पर संघ का भी यूज हो रहा है। यानी अंतरराष्ट्रीय महत्व की बात करें तो इसमें बताया गया कि भारत सरकार की बात की गई है कि भारत सरकार क्या करेगी, अंतरराष्ट्रीय शांति संधि समझौतों को बढ़ावा देगी। दूसरे देशों के मध्य अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो भारत मध्यस्थता के साथ क्या करेगा, उस विवाद को निपटाने में सहायता करेगा। ये बात बताएगी अनुच्छेद 51 में। और 51 को क्या बोलते हैं, भारत की विदेश नीति का आधार। अनुच्छेद 51 को क्या बोलते हैं, भारत की विदेश नीति का आधार कहते हैं। भारत की विदेश नीति का क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अनुच्छेद 51 को क्या कहते हैं, भारत की विदेश नीति का आधार कहते हैं। और अनुच्छेद 51 को क्या कहते हैं, अपने बात करें कि विदेशी अधिकार के तहत बात करें कि भारत का विदेशी नीति का प्रमुख अनुच्छेद माना जाता है। और वह कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 है। क्योंकि 51 में क्या बताया गया, विदेश नीति के बारे में बताया गया कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार होगी। क्या विदेश नीति में भारत का कर्तव्य बनता है कि वह दूसरों की सहायता करे, सेवा करे। तो ये सारी बातें कौन से आर्टिकल में बताई गई है, अनुच्छेद 51 में बताई गई है। और 51 के भी 4 भाग बताए गए। क्या बताए गए, 51 के भी 4 भाग बताए। कौन कौन से, देखो 51 एक की बात करते हैं, 51 में भी 4 भाग है। और ये भाग सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2023 या 24 में जो पेपर हुआ था, कौन सा, सामान्य शिक्षा विभाग का, तो उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, याद रखना। तो 51 के भी 4 भाग है। देखो 51 कै की बात करते हैं, अपने पहले बात करते हैं 51 कै की बात करते हैं। 51 कै में क्या बात बताई गई है, तो 51 कै ख ग घ ये 4 भाग है। देखो 51 कै की बात करें तो 51 कै में बताया गया अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौतों को बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, सॉरी अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को, किसको, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या देगा, बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या देगा, बढ़ावा देगा। कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि राज्य क्या करे, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ये बात कौन से में, 51 कै में बताएगी। कहां बताएगी, 51 कै में बताएगी। देखो 51 कै में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या देगा, बढ़ावा देगा। 51 ख की बात करते, देखो 51 ख की बात करते हैं तो 51 ख में बताया गया कि राष्ट्रों के मध्य, किनके मध्य, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देगा।
राष्ट्रों के मध्य क्या करेगा, सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देगा, सम्मानजनक संबंधों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। ये बात कौन से में बताएगी, 51 ख में बताएगी है कि दो राष्ट्रों के मध्य किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, तो उन संबंधों के मध्य समन्वय किस प्रकार से हो, तो उनके बारे में बताया गया 51 ख में। किसमें बताया गया, 51 ख में बताया गया। और 51 ग में क्या बताया गया, 51 ग में बताया गया, 51 क ख ग 51 ग में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों को, किसके बारे में, इसमें बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों को बढ़ावा देगा। किनको देगा, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। ये बात कौन से में बताएगी, 51 ग में बताएगी कि राज्य क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों को क्या देगा, बढ़ावा देगा। और 51 ग में क्या बताएगी है कि जो अंतरराष्ट्रीय विवाद होती है ना, 51 ग में क्या बताया गया, 51 ग में बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को, किनको, 51 ग में बताया गया कि जो इंटरनेशनल विवाद होते हैं, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के साथ, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के साथ निपटाने के प्रयास करेगा, मध्यस्थता के साथ निपटाने का प्रयास करेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में, 51 ग में। देखो, और यही एज इट इज सवाल पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। क्या पूछा गया था, ये 51 के उपभाग पूछे गए थे और क्वेश्चन आया था मिलान कीजिए। तो याद रखना, पहला क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। जैसे अपने बात करें, अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर चला था, तो अपने बात करें अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीज फायर करवाया। उसी प्रकार भारत भी क्या करवा सकता है, सीज फायर करवा सकता है। किसी भी देशों के साथ अगर युद्ध होता है ना, तो 51 क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। 51 क्या कहता है कि राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देगा। और ये भारत की विदेश नीति को आप जानते हो कि भारत का रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध है। रूस जो है भारत का सबसे बढ़िया सच्चा मित्र है, तो रूस के साथ बढ़िया तरीके से संबंध है। बाकी देशों के साथ तो है ही है, लेकिन रूस के साथ ज्यादा बढ़िया है। 3 नंबर क्या करें, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते, यानी आज अपने बात करें, आज के टाइम बात करें तो भारत जिस भी देश के साथ क्या करता है, समझौता करता है, संधियां करता है, तो एक लिखित हस्ताक्षर होता है, तो वही विदेश नीति का आधार है। 51 ग की बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के साथ निपटाने का प्रयास करें। जैसे बात करें यूक्रेन और रूस के मध्य विवाद चल रहा था, तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले थे और रूस के राष्ट्रपति से मिले थे। ठीक है, याद रखना, यानी दोनों के मध्य मध्यस्थता के साथ विवादों को निपटाने का भी प्रयास करें। यही क्या है, भारत की विदेश नीति है। और भारत की विदेश नीति का आधार कौन सा है, अनुच्छेद 51 है। कौन सा है, अनुच्छेद 51 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 51 की बात आपको समझ में आई होगी, 50 की बात समझ में आएगी और 49 की बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर अपने बात करें, यहाँ पर अपने जो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व है, तो यह नीति निर्देशक तत्व टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। और कुछ और बातें हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने बात करें कि कुछ इसमें अनुच्छेद गांधीवादी है, कुछ समाजवादी है और कुछ उदारवादी है। 1 नंबर अपनी बात करते हैं गांधीवादी अनुच्छेदों की। किसकी बात करते हैं, गांधीवादी। एक तो गांधीवादी अनुच्छेद है। 2 नंबर बात करते हैं यही समाजवादी अनुच्छेद है। गांधीवादी के बारे में बात करें समाजवादी, और समाजवादी के बारे में बात करते हैं उदारवादी। किसके बारे में बात करते हैं, उदारवादी। यानी नीति निर्देशक तत्वों के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, यानी अनुच्छेदों में 3 प्रकार है। एक तो गांधीवादी के बाद है समाजवादी और उदारवादी। ठीक है, याद रखना कौन कौन से, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ठीक है, याद रखना। देखो बात करते हैं कौन कौन से। गांधीवादी की बात करते हैं। देखो गांधीवादी में एक तो अनुच्छेद आता है 40 है, एक अनुच्छेद कौन सा आता है 40 है, एक आता है 43 है, एक आता है 43 ए। कौन सा, 43 ए। फिर बात करें 46 है, फिर बात करें 47 है, और फिर बात करें 48 है। फिर बात करें 48 तो 40, फिर बात करें 43 है, यानी 40 में पंचायतों के बारे में, 43 में क्या बताया गया, 43 में बताया गया वो उद्योगों से संबंधित बातें बताएगी। ठीक है, 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में। फिर 46 की बात करते हैं, 46 में क्या बताया गया, 46 में बताया गया SC/ST के बारे में। 47 में क्या है, पोषाहार सत्र को सुधारना। 48 में क्या है, 48 में बताया गया वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में बताया गया। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद क्या है, ये सारे के सारे अनुच्छेद गांधीवादी है। ठीक है, कौन से है, गांधीवादी। अब अपनी बात करते हैं समाजवादी। किसके बारे में बात करें, समाजवादी के बारे में बात करते हैं। देखो समाजवादी कौन कौन से, समाजवादी के बारे में बात करते हैं। एक आर्टिकल आता है 38, एक आता है अनुच्छेद 38, एक अपने बात करें 39, एक अपने बात करते हैं 39 ए। किसकी बात करते हैं,
39 देखो समाजवादी गांधीवादी ने क्या पढ़ा 40 43 ए 40 47 48 और समाजवादी में बात करें अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 39 ए फिर बात करते हैं 41 फिर बात करते हैं 42 फिर बात करते हैं 43 ए फिर बात करते हैं 46 बात करते हैं 41 फिर बात करते हैं 42 फिर बात करते हैं 43 ए और फिर बात करते हैं 46 किसकी बात करें 46 ये सारे के सारे आर्टिकल क्या है समाजवादी सारे के सारे आर्टिकल क्या है समाजवादी है समझ में आ गई बात क्या अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 39 ए फिर 41 फिर 42 और फिर 43 ए और फिर बात करते हैं 46 फिर बात करते हैं 46 अब कौन से बच गए अब बच गए उदारवादी की बात करते हैं तो उदारवादी कौन कौन से देखो उदारवादी की बात करें एक तो 44 फिर 45 ए देखो उदारवादी की बात करें एक तो बात करते हैं 39 कौन कौन से उदारवादी में एक उदारवादी में कौन कौन से 39 यहाँ भी पढ़ा है अपन लोगों ने समाजवादी में भी 39 पढ़ा है और उदारवादी में भी क्या पढ़ते हैं उदारवादी में पढ़ते हैं 39 नहीं पढ़ते सॉरी उदारवादी में पढ़ते हैं 44 से फिर 45 से देखो उदारवादी में पढ़ते हैं 44 से फिर बात करते हैं 45 से फिर बात करते हैं अपने 48 से किसकी बात करते हैं 48 तीन आर्टिकल आगे देखो 44 क्या है समान सिविल संहिता 45 में क्या है 45 में 0 से 5 वर्ष फिर बात करते हैं 48 फिर बात करते हैं 48 ए किसकी बात करें 48 ए फिर बात करते हैं 49 फिर बात करते हैं 50 और फिर बात करते हैं 51 ये तीन आर्टिकल याद रखना कौन कौन से गांधीवादी है कौन कौन से समाजवादी है और कौन कौन से उदारवादी है समझ में आ गई बात का यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से गांधीवादी कौन कौन से समाजवादी कौन कौन से उदारवादी 40 की बात करें तो पंचायतों के बारे में बताया गया 43 की बात करें ये उद्योगों से संबंधित है ठीक है याद रखना फिर बात कर रहे हैं 46 की बात करते हैं SC/ST के बारे में फिर बात करते हैं 47 में पोषाहार सत्र के बारे में 48 की बारे में बात करें 48 की बात करें कृषि व पशुपालन के बारे में किसके बारे में कृषि व पशुपालन के बारे में याद रखना कृषि व पशुपालन के बारे में उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी फिर 38 की बात करते हैं तो 36 37 38 में क्या बताया गया काम शिक्षा व लोक सहायता के बारे में सॉरी वो तो अनुच्छेद 41 में बताया गया अनुच्छेद 38 में क्या 38 में बताया गया कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया ठीक है 39 की बात करें तो 39 में वो 5 प्रकार बताए गए फिर 39 ए की बात करें 39 ए को जोड़ा गया फिर 41 की बात करें वो भी काम शिक्षा व लोक सहायता फिर बात करें 42 के बाद बात करें 43 ए फिर बात करें 46 फिर बात करें 44 समान सिविल संहिता फिर बात करें 45 में क्या है 45 में बताया गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों को 48 ए में क्या बताएगा पर्यावरण संरक्षण के बारे में 49 में क्या बताया गया 49 में बताया गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का 50 में क्या बताया गया 50 में बताया गया कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा जाएगा और 51 में क्या बताया गया 51 में बताया गया भारत की विदेश नीति क्या बताएगी भारत की विदेश नीति तो ये सारे के सारे आर्टिकल याद रखना गांधीवादी समाजवादी और उदारवादी तो दोस्त उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फिर 2-3 फैक्ट और है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में 2-3 फैक्ट कौन कौन से देखो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हो क्या कर सकते हो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हो तो दोस्तों उतार लिया होगा सॉरी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब चलते हैं अपने आगे और आगे बात करते हैं ठीक है याद रखना देखो अपने बात करते हैं कि एक अनुच्छेद अपन लोगों ने पीछे पढ़ा था शिक्षा से संबंधित था कहां से संबंधित था शिक्षा से संबंधित था और याद रखना एक इसमें बात बताई गई है कि बाल श्रम को समाप्त करने के बारे में बताया गया किसके बारे में अनुच्छेद 41 के तहत बताया गया कि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिसके तहत बाल श्रम की समस्या को समाप्त नहीं किया जा सकता यानी ऐसी शिक्षा प्रदान किए बिना ही यानी अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया काम शिक्षा व लोक सहायता ठीक है काम शिक्षा अनुच्छेद 41 में क्या बताया गया काम शिक्षा व लोक सहायता के बारे में काम शिक्षा व लोक सहायता के बारे में बताया गया काम शिक्षा व लोक सहायता के बारे में बताया गया तो इसमें क्या बताया गया इसमें कहा गया कि बच्चों को
इस प्रकार की यानी बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे उनका क्या हो, जिससे उनका अच्छी तरीके से विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, यानी शैक्षिक विकास हो सके। और याद रखना इसमें बताया गया कि बच्चों को अच्छी ढंग से शिक्षा दी जाएगी तो उनको बाल श्रम यानी जो उनका जो शोषण होता है उस शोषण से उसको क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो ये बात अनुच्छेद 41 में बताएगी। और 41 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उनकी बाल श्रम की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, याद रखना, बच्चों की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। देखो इसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है, किसका कर्तव्य बनता है, राज्य का कर्तव्य बनता है। इसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को, इसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सही शिक्षा दी जाए, बच्चों को क्या दी जाए, सही शिक्षा दी जाए, सही शिक्षा दी जाए ताकि उनका बाल श्रम क्या हो, समाप्त हो, ताकि उनका बाल श्रम क्या हो, बाल श्रम से छुटकारा मिल सके, बाल श्रम से छुटकारा मिल सके। बच्चों को सही शिक्षा दी जाए तो उनका बच्चों का बाल श्रम से छुटकारा मिल सके। तो यह कौन से वाद के तहत कहा गया, तो वाद का नाम याद रखना MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। कौन सा, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। ये वाद नाम याद रखना दोस्तों कि कौन से वाद में कहा गया था, तो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में कहा गया कि बच्चों को सही शिक्षा दी जाए ना तो उनको बाल श्रम से मुक्ति मिल सकती है। क्या मिल सकती है, बाल श्रम से मुक्ति मिल सकती है। ये बात कौन से अधिकार कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद 41 में बताएगी। अब अपने बात करते हैं, थोड़ा सा एक चीज मैं बताना भूल गया था, अनुच्छेद 39 की बात करें तो अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत मौलिक अधिकार नहीं है। क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु निश्चित रूप से यह कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, किसकी बात करें, समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 की मैं बात करता हूं दोस्तों, अनुच्छेद 39 की बात करता हूं। 39 में क्या कहा गया, तो दोस्तों याद रखना, अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन है, क्या कहता है, समान काम के लिए समान वेतन है, मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह तो एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि क्या है, संवैधानिक अधिकार है, बल्कि कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद किसमें, अनुच्छेद 39 में कहा गया कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, यह